हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपका नहीं आने वाला, तो आपने कहना सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे सारे टॉपिक को अच्छे से करना है, वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट तक 15 मिनट से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका चैप्टर 1 के सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आज चलिए शुरू करते हैं आज की और बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। इस अध्याय में हमने सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और संतुलित करना सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। साथ में अभिक्रियाओं के कितने प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, और दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। ये सारी टॉपिक, ये 5 टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। इसमें ये इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर में। अब समय भी कम है, तो जल्दी से आपने करना रिवीजन कर लेना और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। ये इस चैप्टर से आपके 7 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आगे क्वेश्चन बता भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट तक देखते रहो वीडियो और आपको ये सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं। देखो, अभिक्रिया और समीकरण की पहचान। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है। देखो, अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अभिक्रिया क्या होती है आपकी, अभिक्रिया को जान लेते हैं पहले। देखिए, जब जब क्या होता है, दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार क्या होती है, नए जब नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी हमेशा। ठीक है, क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, और उसके गुण क्या होंगे, मूल पदार्थ से भिन्न होंगे, तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन होंगे। और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें पहचान क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की, पहले वो जान लीजिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परिवर्तन, अवस्था, रंग में परिवर्तन तो हो गया होगा, गैस का उत्सर्जन होगा या तापमान में बदलाव होगा। इनमें से कोई एक चीज तो आपको दिखेगी या सभी दिख सकती हैं। ठीक है, या तो एक दिखेगी या सभी दिख सकती हैं आपके। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण क्या है, भोजन का पचना। ठीक है, भोजन का पचना, लोहे पे जंग लगना, क्या है इसके दो उदाहरण किसके, रासायनिक अभिक्रिया के। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, समझ में आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। पहचान, अवस्था, रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में बदलाव होता है। उदाहरण क्या है, भोजन का पचना और लोहे पर जंग लगना। ये दो उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया। अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसे सॉरी केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना। ठीक है, अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो परिभाषा है वो क्या है इसकी, अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में व्यक्त करना है, लिखना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक समीकरण कैसे बनती है, आपके पास दो चीजें होंगी। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दी है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। Mg+O2, अर्थात मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया की जाती है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ठीक है, तो ये बनता है। तो इस तरफ बाईं तरफ का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। बाईं तरफ जो होगा अभिकारक कहलाता है। दाहिनी तरफ जो पदार्थ हमें बाद में प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद, कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण क्या है इसका, देखो नीचे Mg दिया हुआ है, नीचे उदाहरण दिया हुआ है हमने। इसी उदाहरण को हम ले लेते हैं। क्या, Mg+O2 इक्वल टू क्या बना, MgO। ठीक है, अब इसको बैलेंस किया तो 2 लगाया Mg के आगे, 2 लगाया ऑक्सीजन के आगे। संतुलित में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो Mg+O2 क्या बनता है बेटा आपका, Mg+O2 होता है आपका MgO। ठीक है, Mg+O2 MgO होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो बाईं तरफ है ये क्या है, ये अभिकारक पक्ष है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये क्या है, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, अर्थात उत्पाद। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़, देखिए नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपसे कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है द्रव्यमान का, ना ही विनाश किया जा सकता, अर्थात द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया में क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके उसमें, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है या क्यों करें, तो रीजन ये है क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसलिए अभिकारक, देखो क्या है द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा क्या होगा, इसलिए अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये है, अभी अभिक्रिया दी थी मैंने, अभिक्रिया देखो, असंतुलित अभिक्रिया ये है आपकी Mg+O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, ये क्या है, ये असंतुलित अभिक्रिया है, और इस प्रकार जो समीकरण लिखी जाती है इसे कहा जाता है ढांचा समीकरण। क्या कहा जाता है, ढांचा समीकरण। ठीक है, समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ढांचा समीकरण, ये कौन सी समीकरण है, ढांचा समीकरण, मतलब असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं बेटा। ठीक है,
अगला देखते हैं आगे, संतुलित समीकरण क्या होती है। संतुलित समीकरण क्या होती है, अभी बताई थी मैंने परिभाषा संतुलित समीकरण की, कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो यहाँ Mg का एक था, यहाँ Mg का एक था पहले, ठीक है। ऑक्सीजन के दो थे, यहाँ एक था। ऑक्सीजन के दो करे तो हमने यहाँ Mg के आगे दो लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे के दो हो गए, Mg के भी दो, ऑक्सीजन के भी। और अब Mg के दो करने के लिए हमने यहाँ दो लगाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, Mg के दो, Mg के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो, ठीक है। तो ये हमारी जो समीकरण है ये संतुलित हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसे ढांचा समीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई बार बोर्ड में आपका पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन करेगा कि ढांचा समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, एक समीकरण लिखनी बिना संतुलित किए आपने लिख देनी, संतुलित नहीं करनी उस समीकरण को। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। ये भाग है जुड़ना और टूटना, दो चीजें होती हैं। एक तो जुड़ेगा, जब दो पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा तो क्या होगा, और जब एक टूटेगा और दो नए पदार्थ बनेंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए, जब दो पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ ए पदार्थ बी मिला तो पदार्थ सी बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई करेगा, ये बनेगा नया, इसके गुण अलग ही होंगे, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन। क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, इनको क्या कहते हैं, हमने कहा था ना, जो चीज अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं बेटा, ठीक है। परिभाषा है, ध्यान से रख लीजिएगा। बाकी नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको मैं बता दूंगा कैसे मिल जाएगी। लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखो और ये पीडीएफ भी आपने करनी है, डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। बाकी यहां से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं वो एकल उत्पाद बनाते हैं, अर्थात एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नॉर्मल फॉर्मूला होता है A+B=C होता है। ए और बी क्या, दो अभिकारक हैं, दो पदार्थ हैं जो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ सी बना रहे हैं। सी क्या है, एक उत्पाद है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, C+O2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। तो कोयले का दहन, अर्थात सी क्या है, कार्बन क्या है, कोयला है, ठीक है। तो कोयला, ऑक्सीजन, O2 क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसकी समीकरण है, कोयले की दहन, मतलब कोयला जल रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला टॉपिक इसमें बी, संयोजन के अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, यहाँ दो मिलकर एक बना रहे थे, यहाँ एक टूट के दो बनाएगा, तो ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। फॉर्मूला C बराबर होता है A+B, ठीक है। यहाँ पे C टूटा, A और B बन गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, आपकी वियोजन अभिक्रिया हुई, ठीक है। यह ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के द्वारा होता है, ठीक है। यह क्या होता है, जो वियोजन होता है तीन प्रकार से हो सकता है, या तो ऊष्मा देने पर होगा, या विद्युत के कारण होगा, या प्रकाश के कारण होगा। अब ध्यान देना है आपने, जब ऊष्मा दी जाएगी तो ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। जब ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, ऊष्मा देंगे तो कौन सा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। जब ऊष्मा दी जाएगी ऊष्मीय वियोजन, विद्युत से विद्युत वियोजन, प्रकाश से प्रकाश वियोजन, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। प्रकाश वियोजन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। तो ये हो गया ऊष्मा से ऊष्मीय वियोजन, विद्युत से विद्युत वियोजन, और प्रकाश से प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ये तीनों चीजें होती हैं, इनके एग्जाम्पल आगे मिल जाएंगे आपको, नेक्स्ट उसमें करा दूंगा मैं स्लाइड में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना आप। तो यहाँ पे समझ में आ गया संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का व्युत्क्रम कहलाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले उसमें टॉपिक पे। वियोजन अभिक्रिया ऊर्जा के तीन प्रारूप मैंने अभी बताया था। क्या होता है, जब ऊष्मा दी जाएगी तो ऊष्मीय वियोजन होगा, ठीक है। जब ऊष्मा दी जा रही है तो ऊष्मीय वियोजन, अर्थात गर्मी, हीट से हो रहा है, हीट से होगा तो क्या ऊष्मीय होगा, क्या होता है, ऊष्मा देने पर होती है। जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है वो कब होती है, ऊष्मा देने पर होती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, एक सरल सा एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होता है, जो मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, मार्बल है, ठीक है। मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो चूने का पत्थर, अर्थात बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। जब क्या करते हैं, मार्बल को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या निकल बनता है, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान देंगे इसको, ये समीकरण नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी पीडीएफ भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो को पूरा देखना है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, ठीक है। जब विद्युत वियोजन कब होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। कब होता है, जैसे जल का वियोजन कब होता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कब टूटता है, गर्म करने से नहीं टूटता, गर्म करने पर सिर्फ ऊष्मा बदलती है। लेकिन जब विद्युत डाल दी जाती है, इसमें विद्युत प्रवाह की जाती है, ठीक है, किसमें, जल में,
जब जल में विद्युत प्रवाह की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अणु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये है विद्युत वियोजन का एक उदाहरण। ठीक है, तो विद्युत वियोजन अर्थात बिजली से, ठीक है, अगर करंट फ्लो करेंगे तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कब, जल में, पानी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अणु क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, बाकी सारी समीकरण मैंने संतुलित कर रखी है, आपने क्या करना है, इनको देख लेना, उनको बना लेना। इसका अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ठीक है, इसे कहते हैं फोटोलेटिक, ठीक है, फोटोलेटिक वियोजन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो सूर्य के प्रकाश, सनलाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में होता है, और होता किसमें, सिल्वर क्लोराइड में होता है। ठीक है, सूर्य सिल्वर क्लोराइड को अगर प्रकाश में रख दोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग मुक्त हो जाती है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा अर्थात चांदी अलग हो जाएगा, और आपका जो क्लोरीन गैस है वो मुक्त हो जाएगी, हवा में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अगला बढ़ते हैं वियोजन के प्रकार। ठीक है, सॉरी, अभिक्रियाओं के प्रकार, भाग 2। अभी हमने 2 पढ़े कि क्या, संयोजन वियोजन पढ़ा, वियोजन के भाग पढ़े। अब आता है अभिक्रिया के प्रकार भाग 2 में स्थान बदलना। यहाँ पे क्या होता है, आयन स्थान बदलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो जो क्या करती है, इसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व तो दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपने, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, कॉपर सल्फेट में आयरन की छड़ी डाल दी। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन है, इसमें आयरन की छड़ी डाल दी, मतलब एक कील डाल दी। कॉपर सल्फेट विलयन में एक कील डाली। जो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, पहले ध्यान देंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है बेटा वो नीला होता है। मैंने डायग्राम भी वैसे ले रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और इससे एक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए। और इस समय जो सैंपल पेपर है उसमें केस स्टडी और एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी 2 जोड़ दिए गए हैं। तो इनको भी आपने क्या करना, इनकी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखी है उनको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वहां से उसको देखकर पूरा समझ लेना कैसे करें। पूरी मास्टर ट्रिक बता रखी है मैंने करने की, आपने अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने कहा कॉपर सल्फेट विलयन जो कि नीला होता है उसमें आयरन लोहा डालेंगे तो क्या होता है, आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ठीक है, आयरन कॉपर को हटा देगा तो बनेगा फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट के साथ होगी अभिक्रिया। ठीक है, आयरन की सल्फेट आयन से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, जिसका रंग क्या होगा, फेरस सल्फेट हमेशा हरा होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फेरस सल्फेट का रंग क्या होगा, हरा होगा। और जो कॉपर होगी वो कहाँ लग जाएगी, कील पे लग जाएगी, जिस कारण से कील का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ठीक है, कील का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान देना। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। और जो हरे रंग का विलयन है वो क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, और जो ये ब्राउनिश कलर की है ये क्या है, ये आपका कॉपर है। ठीक हो गया। तो अब नीचे पढ़ लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है बस यही है, एक लाइन याद करनी है आपने। अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी समझाया था, फेरस सल्फेट, सॉरी, आयरन की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट कहेंगे इसे, और कॉपर मुक्त हो जाएगी। ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो विलयन होता है, विलयन का रंग क्या होता है, नीले से हरा हो जाता है। क्यों होता है, नीला कॉपर सल्फेट का विलयन है, और जो फेरस सल्फेट है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो नीले से हरा हो जाता है, ध्यान देना। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक का था, एक आयन बदल रहा था एक उसमें, यहाँ पे दोनों का हो जाएगा। कैसे, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, बेरियम तो बन जाता है सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेता है। बेरियम किससे दोस्ती करता है, सल्फेट के साथ, और सोडियम कर लेता है क्लोरीन के साथ। ये इनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। सोडियम की क्लोरीन से सबसे अच्छी दोस्ती बनती है। ठीक है, इसकी बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है सोडियम का क्लोरीन के साथ। तो सोडियम क्या होता है, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो बचा हुआ बेरियम किसके साथ चला जाएगा, ये SO4 के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो NaCl तो क्या होगा, जल में घुल जाएगा। ठीक है, और जो Na2SO4 है उसका क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्या होंगे, क्रिस्टल कण प्राप्त होंगे, इसके छोटे छोटे अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, अवक्षेप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। तो नीचे देख लीजिए क्या है परिभाषा इसकी, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी बताया। उदाहरण में सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 इजिकल टू BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट, और Na सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
ये बनता है। जो BaSO4 है मैंने अभी बताया, ये क्या होता है, अवक्षेप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक अवक्षेप होता है, किस रंग का, सफेद रंग का अवक्षेप बनता है इसका, ठीक है। ये सफेद रंग का अवक्षेप बनता, इसी अभिक्रिया को, जो ये समीकरण है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे बोर्ड में एक तो पूछ लेता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए, क्या देगा, या परिभाषा पूछ लेगा, तो यही उदाहरण है आपका, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, अगर पूछ लेता है आपको सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, कोई अभिक्रिया दे देगा आधी और कहेगा आगे सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये समीकरण आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इनको देख लेना, इससे बाहर तो ऐसे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बस ये दो दो चार चार लाइनें हैं, सब में लिखा रखी। इसके बाद बनता है उपचयन और अपचयन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। तो उपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन जुड़ती है किसी से, ठीक है, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो इसका मतलब उपचयन हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन हट जाएगी तो क्या होगा, वहां पर होगा उपचयन, ठीक है। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन हटेगी या दोनों होगी, दोनों होगी तो अलग कंडीशन है, आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें, उपचयन में। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है, उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अब अपचयन क्या होता है, अपचयन जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी होगी अर्थात ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है। हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, अर्थात अपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे उपचयन और अपचयन हमें समझ में आ चुका है, और इनका एक उदाहरण बनता है आगे। इसी से क्या बनता है, इन दोनों से, उपचयन और अपचयन से, सॉरी, उपचयन अभिक्रिया और जो अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। आपसे इस टाइप का एक एग्जांपल पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। जो पूछने वाला है वही मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। जो पूछता है आपके बोर्ड में बार बार और रिपीट होने के चांस इसके 99.99% चांस है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा इस बार भी, तो इसके चांस क्या है, बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन भी हो और अपचयन भी एक साथ, जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाएं तो क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो लिखा है जब उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, ठीक है, जब उपचयन भी हो और आपका अपचयन भी हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। अब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी भैया, हाइड्रोजन के साथ। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया कराई जाती है, कॉपर की हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया की जाती है, तो कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है, और कॉपर से ऑक्सीजन हट जाती है और कहाँ जड़ जाती है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये तो हो रहा है उपचयन, ठीक है, उपचयन हो रहा है, और कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है आपकी, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन के साथ, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये हो रहा है उपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी हो रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो अपचयन हो रहा है कॉपर में, ठीक है। अब उपचयित और अपचयित पदार्थ के लिए आपने मुझे कमेंट करना है, इसमें कौन सा पदार्थ, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है। उपचयित किसको कहेंगे, जिससे क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, या हाइड्रोजन हट रही है। वैसे यहाँ पे जुड़ने वाली कंडीशन है तो जुड़ रही है, ठीक है, उसे कहेंगे उपचयित। और अपचयित पदार्थ कौन सा होगा, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है या सॉरी ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपने क्या करना है, मुझे कमेंट कर देने कि इस समीकरण में कॉपर सल्फेट की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जो हो रही है, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, इसमें कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, हमारे जीवन में उपचयन के प्रभाव, ठीक है। हमारे जीवन में क्या होता है, दैनिक जीवन में हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उपचयन के, वो क्या होते हैं। तो उपचयन मैंने बताया क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है भैया, ठीक है। अब आता है संचारण, ठीक है। हमारे जीवन में जो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है, दो कारण, दो हमारे रेगुलर जीवन में होते हैं संचारण अर्थात जंग लगना। किसी भी लोहे धातु की परत के ऊपर क्या होता है, जंग लगता है। इस प्रकार देखो नई परत, नया मार्केट से आप लाओगे, ऐसा लाओगे, ऐसा पदार्थ लाए नया, और कुछ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, अर्थात जंग लगना, ठीक है। इसी प्रकार विकृत गंधिता भी आपका क्या है, डेली यूजेस चीजों में होता है ये, लेकिन खाने पीने की चीजों में होता है, ठीक है, तेल तेल से बनी हुई चीजों में। तो जैसे आपका चिप्स हो गए, चिप्स ये देखो इसमें क्या है, चिप्स है, चिप्स हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो चिप्स कैसे होते हैं, खराब हो जाते हैं, नमी आते हैं और उसमें क्या होता है, फफूंद लगने लग जाती है, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, चिप्स है, और ये क्या है, सही चिप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गैस डाल रखी, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अपना टेस्ट भी बदल देते हैं और उनका रंग और गंध सब बदल जाता है, जिस वजह से क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। आगे पहले पढ़ते हैं संक्षारण को, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, जब धातु नमी और अम्ल के संपर्क में आकर खराब होती है, ठीक है। या तो धातु किसके संपर्क में आएगी, नमी के या अम्ल के संपर्क में आएगी, तो क्या होगी, धातु क्या होती है, खराब होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। धातु के ऊपर क्या होती है, एक परत चढ़ने लग जाती है भूरे रंग की, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग होता है, ठीक है। उदाहरण है लोहे पे जंग लगना, ठीक है। लोहे पे क्या लगता है, जंग। काली में चांदी में काला रंग होना, ठीक है। काली आपने चांदी देखी होगी, जो चांदी के आभूषण पहनते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को पता होगा, चांदी के जो चाहे कड़ा हो, कान के हो या कुछ भी हो, पायल वायल हो, कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो काली होने लग जाती है। कारण उसमें भी क्या होता है, संक्षारण। चांदी काला कैसे पड़ता है, संक्षारण के कारण, ठीक है। वो ऑक्सीजन से और नमी से क्या करता है, अभिक्रिया करती है चांदी, ठीक है। लोहे पे जंग क्यों लगता है, नमी और अम्ल के कारण ही लगता है, ठीक है। और तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पे हरी रंग की परत जम जाती है, ठीक है। जो तांबे के बर्तन होते हैं कुछ टाइम के बाद उन पे हरे रंग की परत जम जाती है, ये भी क्या, संक्षारण का एक उदाहरण है। तो 3 उदाहरण आपने ध्यान देने हैं, लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे पर हरी परत का जमना। ये किसका उदाहरण है, संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब धातुएं क्या होती है, नमी और अम्ल के संपर्क में आकर खराब हो जाती हैं, तो इस प्रकार की जो घटना होती है, अभिक्रिया होती है, इसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब इसका बचाव क्या है, तो सीधी सी बात है, जंग लगने से अगर बचाना है तो पेंट कर दो, जिससे क्या होगा, पेंट करने से क्या होगा, धातु क्या होगी, वायु के संपर्क में, वायु और नमी के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, जिससे क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा। तो पहला तो है बचाव, पेंट करना। दूसरा यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में होता है गैल्वेनिलाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक हो गया। तो यसद लेपन हिंदी में कहा जाता है। पेंट हो गया आपका, करना एक तो, और दूसरा यसद लेपन होता है धातु के ऊपर किसी और अन्य कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा देना, ठीक है। जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, जिस कारण से क्या होता है, जो अंदर धातु है, जिस धातु का वो बर्तन है, वो क्या होगा, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो संक्षारण समझ में आ गया। जब धातु नमी और अम्ल से संपर्क करती है तो क्या होता है, संक्षारण होता है। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध खराब होना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, जब हम कोई तेल और वसा युक्त, जैसे अचार, मुरब्बा हो गया, ठीक है, पकोड़े हो गए, इनको क्या करते हैं, कुछ समय तक वायु के संपर्क में रखते हैं, तो ये क्या होता है, खराब हो जाते हैं, इनका रंग, स्वाद और गंध बदल जाती है। तो ये किस कारण से होता है, ये उपचयन के कारण से होता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बचाव क्या है, बचाव इसके कई हैं। देखो, सबसे पहला तो है कि वायुरोधी बर्तन में डाला जाए, ठीक है। ऐसे बर्तन में, एयर टाइट जिसे कहते हैं, ठीक है, एयर टाइट बर्तन में रखें, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन ना पहुंचे वहां तक, ठीक है। दूसरा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भर के भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो उपचयित नहीं होता है। तो ये आपके 2 कारण हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो इसके प्रभाव हैं वो कितने हैं, टोटल 2 हैं, ठीक है। अब कुछ अभ्यास का सारांश देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारांश और अभ्यास को देखिए, कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसके उत्तर आपने मुझे कमेंट करने हैं। समझा मैं दे रहा हूं, कमेंट आपने सबने करने हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु, की पॉइंट। रासायनिक अभिक्रिया के नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए गुणधर्म वाले जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस प्रकार की बनी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रंग बदलता है, अवस्था बदलती है, ठीक है। रंग, अवस्था बनेगी, तापमान बदलेगा, ये सब चीजें होती हैं। उसके अलावा समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। द्रव्य को ना ही क्या होता है, बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, क्योंकि अभिकारक पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है। अगला देखिए क्या है, और क्या सीखा हमने यहाँ पर। मुख्य अभिक्रियाएं क्या थी, संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटता है और 2 नए पदार्थ बनते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें, और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ये आपने पढ़ लिया है इसके बारे में। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसके आयन से, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थ क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है, ठीक है। अपचयन क्या होता है और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होती है।
अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, वो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। ठीक है, इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न में कुछ आपने देख लेना है। बुझे चूने का निर्माण करने में कौन सी अभिक्रिया होती है? बुझा चूने की निर्माण करने में कौन सी अभिक्रिया होती है आपको बताना। बुझा चूना होता है CaO। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में बताया था। आपने क्या करना, कमेंट कर देना कौन सी अभिक्रिया होती है, जल्दी से नाम बताइए। बुझे चूने का निर्माण में कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या होता है? CaCO3। देखो चलो ना, मैं समीकरण लिख रहा हूँ। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, CaCO3 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CaO प्लस क्या होता है? CO2 गैस निकलती है। अभी बताया था मैंने आपको। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से इसका नाम कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको पता है कि इसका समीकरण का आंसर क्या होगा। उसके बाद उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला है आपका, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसका भी आपने रीजन देना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये पूरा चैप्टर, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं जाएगा। साथ में मैंने पिन कमेंट में आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है। और दूसरा आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसमें इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो सारे मैंने आपको करा रखे हैं। उसकी वीडियो नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूँ, उससे देख करके आपने करना तैयारी कर लेनी है अच्छे से। पेपर में इन 2 वीडियो के अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ इस वीडियो के 15-20 मिनट आपको चैप्टर में मास्टर बना देंगे। और ये चैप्टर 7 नंबर आपका कम से कम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।